हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस। और क्लास 8th साइंस में हमारा जो चैप्टर था कोल एंड पेट्रोलियम, वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हमें करने हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन आंसर्स को सबसे पहले हम इसमें कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। साथ में एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस है वो भी हम इसके साथ ही क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, जिससे हम जो है क्वेश्चन आंसर काफी सारे इस चैप्टर के हो जाएंगे। और अगर चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, या कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वो भी क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो आसानी से आप चैप्टर को समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर को, यानी कि इसके क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, अब सबसे पहले समरी इसकी देख लेते हैं। समरी यानी कि जो भी पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना, कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं ना, एक हल्का रिवीजन जरूरी है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, कोल एंड पेट्रोलियम में सबसे पहले हमने पढ़े संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के संसाधन हैं। एक हमारे पास है प्राकृतिक, और एक है मानव निर्मित। तो यार चैप्टर में मानव निर्मित संसाधनों को तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो देखो, क्योंकि देखो जो मानव निर्मित संसाधन है वो है क्या, वो है तो प्राकृतिक संसाधन ही। जैसे हमने कहा कि हमने हमारे पास लकड़ी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और टेबल, लकड़ी का टेबल एक मानव निर्मित संसाधन है। लेकिन दोनों में कोई सिमिलैरिटी आपको दिख रही है? दोनों, ये लकड़ी है, ठीक है, ये हमें प्रकृति से मिलता है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन हो गया। अब इसी लकड़ी का ही तो हमने टेबल बनाया है लकड़ी का ही टेबल, इस लकड़ी का ही हम क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। तो ये टेबल क्या हो गया, है तो मानव निर्मित संसाधन, क्योंकि मानवीय प्रयासों द्वारा इसे बनाया गया है ना, हमारे काम को इजी करने के लिए। टेबल हमारे कितना उपयोगी है आप सभी जानते हैं। ठीक, अभी आप जहाँ पर पढ़ भी रहे हो तो चेयर के साथ एक टेबल भी है। ठीक है, तो टेबल जो है वो बना हुआ किससे है, तो मानव निर्मित, मानवीय प्रयासों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लेकिन बना हुआ किससे है, प्राकृतिक संसाधन से। इसलिए मेनली हमें क्या पढ़ने हैं, प्राकृतिक संसाधन पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये भी दो प्रकार के हैं। पहला है पहला है अक्षय संसाधन, दूसरा है समाप्त होने वाले संसाधन। ठीक है, अब अक्षय संसाधन जो हमें मिलते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में। ठीक है, अनलिमिटेड क्वांटिटी यानी कि असीमित मात्रा में जो होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, तो ये कैसे संसाधन है, क्या संसाधन है बच्चों, जो हमारे पास असीमित मात्रा में है, जितना भी उपयोग हम इनका कर ले ये कभी समाप्त नहीं होते। ठीक है, तो कई सारे एग्जाम्पल जैसे मिट्टी है, तो ये भी क्या है, इनका कितना भी उपयोग करेंगे समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, वहीं बात करते हैं समाप्त होने वाले संसाधन, जिनका हम उपयोग करते हैं लेकिन ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। जिसका मतलब क्या है कि ये कैसी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ये होते हैं हमें सीमित मात्रा में उपलब्ध। ठीक है, तो ये नोट करने वाली बात है, इनकी जो मात्रा है ये होते हैं सीमित मात्रा में। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर है जैसे कोयला,
पेट्रोलियम, जो भी चैप्टर का नाम है, ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम। क्लियर। अब हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है, चैप्टर में पढ़ना तो यही है, कोल और पेट्रोलियम। अब कोल और पेट्रोलियम आपसे पूछा जाए तो क्या है, आप कहोगे प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कौन से प्राकृतिक संसाधन है, तो आपको पता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। गैर नवीकरणीय भी हम कह सकते हैं, है ना, इनको बाद में जो है हम क्या नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते ना इनको, क्योंकि इनको बनने में क्या होता है, कई साल लगते हैं, कई सौ साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। चलो, फिर कोल और पेट्रोलियम के बाद हमने पढ़ा कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। अभी जो कोल और पेट्रोलियम है, यही जीवाश्म ईंधन भी है। जीवाश्म ईंधन होते क्या है वैसे बच्चों, जीवाश्म ईंधन जो मृत प्राणियों के या मृत वनस्पति के अवशेषों से बनते हैं, वही जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है। फिर हमने जीवाश्म ईंधन पढ़ा था, एक टॉपिक। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इन दोनों का फॉर्मेशन, दोनों की स्टोरी, कि कैसे कोयला बनता है और कैसे पेट्रोलियम बनता है। तो फिर हमने पढ़ा फॉर्मेशन पढ़ा बेसिकली दोनों का, ठीक है, कोल का भी और पेट्रोलियम की। कैसे बनता है कोयला, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या हुआ था, जो हमारे निचले जलीय क्षेत्रों में जो वन थे, वो क्या हो गए, मृदा में दफन हो जाते हैं किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे बाढ़ है या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा। फिर जब ये दफन हो जाते हैं मृदा में, धीरे धीरे इनके पास मिट्टी की और ज्यादा लेयर आती जाती है, फिर ये मृदा में और अंदर को चले जाते हैं और गहरे होते जाते हैं धीरे धीरे। वहां पर क्या होता है, प्रेशर भी ज्यादा होता है और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, तो उच्च तापमान और उच्च दाब की वजह से धीरे धीरे ये जो मृत वनस्पति थी ये कोयले में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कोयला बनता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कार्बनाइजेशन। या हम कहें कार्बनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, कार्बनाइजेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है। कौन सी प्रोसेस, जहां पर ये जो मृत वनस्पति है, नहीं मृत वनस्पति नहीं, जहां पर ये जो भी वनस्पति है धीरे धीरे दाब और ताप के कारण, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होने के जो प्रोसेस है, इसे कार्बनाइजेशन कहा जाता है। और इसे फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मृत वनस्पति के अवशेषों से बनता है कोयला, ठीक है। अवशेष यानी कि फॉसिल जहां पर यूज हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, फिर फॉसिल फ्यूल कहेंगे, ठीक है। तो फिर हमने देख लिया था ये जो कोयला है, इसके प्रोसेसिंग से हमें कई प्रोडक्ट मिलते हैं। तो एक है कोक, कोल तार, और तीसरा है कोयला गैस, ठीक है। अब इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या यूजेस हैं, इसके बारे में पढ़ लिया था। जैसे कोल, कोक के बारे में पढ़ लिया था, है ना, हार्ड होता है, पोरस है, पत्थर जैसा कठोर है, ठीक है। एज अ फ्यूल इसको हम यूज करते हैं। कोलतार की अगर हम बात करें तो कोलतार भी क्या है, कोलतार लगभग 200 पदार्थों से लगभग 200 पदार्थों का मिक्सचर है। कैसा होता है, गाढ़ा होता है, द्रव है। इसके अलावा इसकी जो गंध है वो अप्रिय गंध है। इसका भी कई चीजें इससे बनती है, ठीक है, जैसे नैप्थलीन बॉल्स, ये सारी चीजें कोलतार से बनती है। फिर कोयला गैस, कोल से जब हम कोक बनाते हैं तो उसके दौरान बनती है कोयला गैस। कोयला गैस ये जहां पर कोयले की प्रोसेसिंग की जाती है, उसके जो आसपास की जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर कोल गैस का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया इतना। फिर हमने बात की थी पेट्रोलियम की, ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के भी कई सारे उत्पाद हमने देखे, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ये इतने ही है, और भी है बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट इसमें होते हैं। तो यहाँ ये इनको जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी में इसे क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है प्रोसेसिंग से। इसके जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है उन्हें अलग किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है। अब ये एज अ फ्यूल पेट्रोल डीजल यूज किए जाते हैं हमारे मोटर वाहनों में। पेट्रोल किया जाता है हल्के स्वचालित वाहन होते हैं, और डीजल किया जाता है भारी मोटर वाहनों में, ठीक है। इसके अलावा हम कैरोसिन का उपयोग करते हैं। कैरोसिन भी पेट्रोलियम का ही एक
कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, पेट्रोलियम से ही मिलता है। तो इनका सेपरेशन किया जाता है, पेट्रोलियम से इन्हें अलग किया जाता है। कहाँ पर? पेट्रोलियम रिफाइनरी में, ठीक है। केरोसिन भी मिलता है, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, जो जेट वायुयान में इसका उपयोग किया जाता है। जो लैंप होते हैं वहां पर भी एज अ फ्यूल, घरों में भी एज अ फ्यूल इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से मिलता है पैराफिन मोम। अब ये जो पैराफिन मोम है या पैराफिन वैक्स है, इसका उपयोग किया जाता है क्रेयॉन्स बनाने के लिए और कई सारी चीजों के लिए, ठीक है, वैक्स बनाने के लिए। फिर बिटुमेन, बिटुमेन का उपयोग किया जाता है रोड सरफेसिंग और पेंट के निर्माण के लिए, ठीक है। बाकी पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन तो इससे मिलता ही है। साथ में ये एलपीजी भी यहाँ से ऑब्टेन होता है। तो एलपीजी का उपयोग किया जाता है बच्चों हमारे घरों में और इंडस्ट्रीज में, घरों में एज अ फ्यूल और इंडस्ट्रीज में भी एज अ फ्यूल इसका उपयोग किया जाता है एलपीजी का, ठीक है। फिर एक और है, जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है तो साथ ही साथ मिलती है नेचुरल गैस भी, इसको हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। अब ये जो प्राकृतिक गैस है इसका उपयोग भी किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है। इसे कंप्रेस्ड करके सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस या हम कहें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में स्टोर करके या भंडारित करके रखा जाता है, ठीक है। अब ये जो सीएनजी है ये हमारा क्या है बच्चों? एक क्लीन फ्यूल होता है, स्वच्छ ईंधन। क्या होता है? एक क्लीन फ्यूल होता है, ठीक है। अब क्लीन फ्यूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे बहुत कम प्रदूषण होता है या हम कह सकते हैं कम प्रदूषणकारी है। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? जैसे लकड़ी भी एक फ्यूल है और सीएनजी भी एक फ्यूल है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? लकड़ी का यूज करेंगे या सीएनजी का यूज करेंगे? एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो लकड़ी या सीएनजी अगर दोनों अवेलेबल है हमारे पास, तो अगर हमें मान लीजिए हमें 1 लीटर पानी को बॉईल करना है, तो पानी को बॉईल करने के लिए हमें फ्यूल की आवश्यकता है। हमारे पास लकड़ी है और सीएनजी है, हम किसका यूज करेंगे? सॉरी, सीएनजी नहीं, एलपीजी, ठीक है। एलपीजी की बात करें, लकड़ी है और एलपीजी है, तो किसका यूज करेंगे हम करेंगे एलपीजी का यूज, क्योंकि ये भी क्या है? इजी टू हैंडल है, आसानी से जलाया और फटाफट से ये जल करके जो है ये भी कम पॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो इसको आसानी से जला करके हम यूज कर सकते हैं, एलपीजी की बात की हमने, ठीक है। बाकी वैसे अगर हम देखें तो पेट्रोल और सीएनजी में, पेट्रोल, डीजल, इनको भी हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं व्हीकल्स के लिए और सीएनजी को भी यूज करते हैं व्हीकल्स के लिए। अब सीएनजी वाले भी व्हीकल्स आते हैं, सीएनजी को हम फिल कर सकते हैं, ठीक है, व्हीकल्स को रन कराने के लिए एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो कौन सा वाला हमारा ज्यादा अच्छा फ्यूल रहेगा? वो रहेगा सीएनजी, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है क्यों? क्योंकि ये प्रदूषण भी कम करता है, ठीक है। मेन पॉइंट तो यही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल कई सारे गैसेस छोड़ते हैं जब पेट्रोल और डीजल जलते हैं। अब ये जो गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं, एटमॉस्फेयर में जा करके जो है ये जब जो है वाटर के साथ वहां पर मिलती हैं, क्लाउड से जो वाटर आता है उसके साथ मिलती हैं, तो एसिड रेन ये बन जाती है ना, रेन वाटर के साथ मिलकर के एसिड रेन भी ये कॉज करता है, जो कि हमारी जितनी भी इमारतें हैं उन सभी के लिए काफी नुकसानदायक है। हमारी सॉइल के लिए, नदियों के लिए एसिड रेन बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। तो ये थी चैप्टर की समरी, और साथ साथ हमने कुछ और पॉइंट पढ़ लिए थे कि कैसे जो है हम इन फ्यूल को सेव कर सकते हैं, इनका कम उपयोग करके, है ना, जब बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तभी उपयोग करना है, ज्यादा उपयोग नहीं करना है, ठीक है। और इनकी जगह पर हम ऐसे फ्यूल का उपयोग कर सकते हैं जो कैसे क्लीन है, जिससे एनवायरमेंट भी सेफ रहेगा, हमारा एटमॉस्फेयर भी सेफ रहेगा, तो पॉल्यूशन भी बचेगी और हम फ्यूचर के लिए भी इन फ्यूल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई समरी इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में हमने यही सारी चीजें पढ़ी हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, यानी कि निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो क्या लकड़ी जीवाश्म ईंधन है? बिल्कुल भी नहीं। लकड़ी क्या है? एक ईंधन है, लेकिन जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। बायोगैस की बात करें तो बायोगैस एक फ्यूल है, फ्यूल तो है, लेकिन क्या है? वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो बायोगैस कैसे बनती है, जो भी हमारे जैसे काओ डंक है या जो भी वेस्ट होता है उससे बनती है ना, उसको जो है डिकम्पोज करके फिर बायोगैस बनती है। तो इसमें जो है करोड़ों वर्ष का टाइम जो है नहीं लगता है, ठीक है। चलिए, लाखों वर्ष नहीं लगते। काउ डंग के यानी कि जो उपले या गोबर के
उपले जिसे हम कहते हैं, ठीक है, काउ डंग यानी कि गाय के गोबर के उपले जो बनते हैं, तो एज अ फ्यूल तो हम यूज करते हैं, लेकिन ये ईंधन नहीं है, मतलब ये ईंधन तो है लेकिन जीवाश्म ईंधन नहीं है, किसी कोई फॉसिल फ्यूल नहीं है। फॉसिल फ्यूल होते क्या है, जो मृत अवशेषों से बनते हैं, ठीक है। अब वो मृत वनस्पति हो, वो मृत जीव हो, अवशेषों से जो बनेगा वो क्या होगा, हमारा फ्यूल होगा, ठीक है। इनको बनने में काफी समय भी लगता है, ठीक है, वो होंगे हमारे फॉसिल फ्यूल। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, तो पेट्रोलियम किसके अवशेषों से बनते हैं, तो पौधों के अवशेषों से बनते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। पेड़ पौधों के अवशेषों से तो कोयला बनता है, डायनासोर के अवशेषों से बिल्कुल भी नहीं, ये बनते हैं डेड मेरीन ऑर्गेनिज्म यानी कि मृत समुद्री जीवों के अवशेषों से, ठीक है। हमने पढ़ा है ना पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता कैसा है, जो समुद्र के जो जीव हैं जब वो मृत हो जाते हैं तो समुद्र के बॉटम में चले जाते हैं, बॉटम में वो मिट्टी की लेयर जो है उनके ऊपर आती रहती है, वो कवर होते जाते हैं, जहां पर वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब उच्च ताप के कारण धीरे धीरे ये जो मृत जीव थे, है ना, ये मृत जो समुद्री जीव थी, वो धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। बाकी बात करें इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट के भी अवशेषों से ये नहीं बनते। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज फॉर्म्ड व्हेन कोल इज बर्न्ड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब जब कोल को बर्न किया जाता है एयर की एब्सेंस में, एब्सेंस की बात हो रही है, ठीक है, एयर की एब्सेंस में जब बर्न किया जाता है कोल को, तो क्या कौन सी गैस बनती है, देखो बच्चों, जब कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तब तो बनती है CO2 गैस, ठीक है। और जब कोल को बर्न किया जाता है किसके साथ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनती है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कार्बन को हम जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ज्यादातर यही बनती है क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो, बहुत कम ऑक्सीजन हो, तब फॉर्म होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। अब अगर आपको बताना है कि इन दोनों गैसेस में से ज्यादा हार्मफुल गैस कौन सी होती है, तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस होती है, ठीक है। होती तो कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलिए, अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर हम इनहेल करते हैं तो ये हमारे ब्लड में जाकर के मिलती है, ठीक है, हमारे ब्लड को हार्ट तक पहुंचने से या अदर ऑर्गन्स तक पहुंचने से रोकती है, ठीक है, जिससे कई बार जो है व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस काफी ज्यादा हार्मफुल है, काफी ज्यादा डेंजरस है, ठीक है, हानिकारक है बहुत ज्यादा। अब कभी भी जब हम आग जलाते हैं तो हमें जो है डोर या विंडोज ओपन करने चाहिए, ओपन करके ही जलाना चाहिए, क्यों, ताकि ऑक्सीजन जो है वो आती जाती रहे और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ज्यादा ना हो जाए कि वहां पर जो रह रहे लोग हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करें, ठीक है, क्योंकि ये हेलुसिनेशन भी कॉज करती है। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया, यहाँ पर आंसर आप टिक कर लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं, ऑक्सीजन तो नहीं, हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो चलो, क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है। चलिए, नोट कर लीजिए इन क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि निम्न में से कौन सा एक जो है प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। चलो, तो प्लास्टिक तो प्राकृतिक नहीं है, नाइलॉन, पॉलिस्टर, ये सारे ही कैसे हैं, सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक कैसे है, सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं। तो पेट्रोल नेचुरल है और साथ में फॉसिल फ्यूल भी है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को हमें तीन चार चीजों से रिलेट करके पढ़ना होगा। जैसे हमें पता है कि पेट्रोल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। कौन सा नेचुरल रिसोर्स है, समाप्त होने वाला नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा ये जो पेट्रोल है ये एक फॉसिल फ्यूल भी है ना, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम है फॉसिल फ्यूल, ठीक है, पेट्रोलियम से ही मिलता है हमें पेट्रोल। चलो, अगला, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि कोल को जब एयर की एब्सेंस में हीट किया जाता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर कोल गैस बनती है, कोयले को बिना हवा के गर्म करने से कोल गैस यहाँ पर बनती है, ठीक है। अगला है, व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, मीथेन, ठीक है, मीथेन। मीथेन का अगर फॉर्मूला आप लिखें तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4,
ठीक है, तो आप सबके फॉर्मूले लिख सकते हैं, प्रोपेन का भी आप लिख सकते हो। ठीक है, CH3 CH2 CH3, यह है प्रोपेन का फॉर्मूला। या आप सिंपली लिख लो C3H8। ठीक है, ब्यूटेन C4H10, इथेन C2H6। ठीक है, ये इनके फॉर्मूलाज हैं। और मेन आपको याद रखना है मीथेन का फॉर्मूला। अब इनका ये फॉर्मूला हमने बनाया कैसा, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है जो कि है CnH2n+2। CnH2n+2 से हम क्या कर लेते हैं, इन्हें ये सारे फॉर्मूलाज को डिराइव कर लेते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए इतना। चलिए, तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया है कि नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला CH4। अच्छा, कहीं पर आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, ऐसा कहीं पर आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही सेम है। ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम है। यहाँ पर देखो कार्बन जो है, ये हमारा कार्बन है ना, ये C यानी कि कार्बन, ये H यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने CH का, अगर आप ध्यान से देखो, C और H का जो बॉन्ड है वो क्लियर दिखाया है। कि CH4 का मतलब क्या है कि ये कार्बन है, इस, इसके चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। क्यों है चार तरफ हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन क्या की जो वैलेंस है वो कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। आप आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं, कार्बन होता है टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट, ठीक है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, चार इसकी वैलेंसी होती है। अब ये हाइड्रोजन जो है चारों तरफ लगा हुआ है, जिसका मतलब इस कार्बन की सारी वैलेंसीज क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, खैर इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है कि इस तरीके से फॉर्मूला होता है। और ये भी आपको नहीं जानना, आपको सिर्फ जानना है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, चलिए, बाकी प्रोपेन ब्यूटेन अगर आपको देखना है तो ये जनरल फॉर्मूला है, इससे हम सारे फॉर्मूलाज को बनाते हैं। ठीक है, हायर क्लासेस में तो ये हम पढ़ने ही वाले हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम। तो पेट्रोलियम किससे बनता है, डेड एनिमल्स एंड प्लांट से बनता है। डेड प्लांट से पेट्रोलियम बनता है, रॉक से, मिनरल से नहीं बनता। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। निम्न में से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो देखो बच्चों, कोयला तो फॉसिल फ्यूल है, लकड़ी फॉसिल फ्यूल नहीं है ना, लकड़ी नहीं है फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, अगला कोक इज। कोक कौन सी फॉर्म होती है, लिक्विड नहीं, लिक्विड तो कोलतार है। सॉलिड होती है क्या, हाँ सॉलिड होती है। गैसियस, गैसियस तो कोल गैस होती है। ठीक है, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, तो इसका आंसर होगा सॉलिड फ्यूल। ठीक है, आप चाहो तो आगे लिख सकते हो। अगर हम लिक्विड फ्यूल की बात करते हैं तो लिक्विड फ्यूल कौन सा है हमारा, कोलतार। ठीक है, गैसियस की बात करते हैं तो क्या है, कोल गैस। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, कोयले के जो प्रोडक्ट हैं। ठीक है, कोयला, तीन प्रोडक्ट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में हमारे पास है कोक, लिक्विड में हमारे पास है कोलतार, ठीक है, और गैस में हमारे पास है कोल गैस, जिसको हम कहते हैं कोयला गैस। ठीक है, ये है कोक, कोलतार। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया इतना, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इयर्स डज इट टेक टू फॉर्म फॉसिल फ्यूल, यानी कि फॉसिल फ्यूल बनने में कितने ईयर लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बच्चों। ठीक है, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग स्टील। अब स्टील का यानी कि इस्पात का निर्माण करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कोक।
ठीक है, कोक का उपयोग किया जाता है इस्पात के निर्माण में, और दूसरा मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी कोल का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, बिटुमेन का काम जो है रोड सरफेसिंग के लिए, इसके अलावा पेंट्स के लिए बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। अच्छा, पेट्रोलियम को उसके यूजफुल प्रोडक्ट में सेपरेट करना, इसे कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, इसे हीट किया जाता है और इसके जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स है वो अलग अलग होते रहते हैं, सेपरेट होते रहते हैं। ठीक है, जिसका टेम्परेचर जितना होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या होते रहते हैं, सेपरेट होते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर, इजी। चलिए इतना आप नोट कर लिए। अच्छा, ये प्रोसेस होती कहाँ पे है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में ये प्रोसेस की जाती है। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने कई सारे कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देख लिए हैं। बाकी इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक आप पढ़ते रहिए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।